मायोकार्डियल कॉजेज ऑफ हार्ट फेलुअर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्री लोड। प्री लोड से रिलेटेड कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं और कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं। प्री लोड क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ईडीवी। जब कॉन्ट्रैक्शन होना होता है, जितनी देर वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक फेज में होते हैं और एट्रियम ब्लड फिल कर रहा होता है वेंट्रिकल में, उस पूरे टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टोलिक टाइम। डायस्टोलिक टाइम जब खत्म होने वाला होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एंड डायस्टोलिक टाइम। और एंड डायस्टोलिक टाइम खत्म होते होते जितना भी वॉल्यूम वहां भर पाता है उसको हम लोग कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ईडीवी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्री लोड। जब लोड करना होता है, लोड मतलब फायर कर देना। फायर कर देना जब ब्लड बिल्कुल पंप होने वाला होता है, उससे पहले जितना भी ब्लड इकट्ठा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में या राइट वेंट्रिकल में, जितना भी ब्लड इकट्ठा होता है उस ब्लड को हम लोग कहते हैं प्री लोड। तो प्री लोड से रिलेटेड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? अगर प्री लोड कम हो तो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होगा। बताओ। अच्छा, अगर मान लो प्री लोड ज्यादा हो तो? कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कुछ और नई बातें मैं बताता हूं। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है फ्रैंक स्टार्लिंग। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें क्लियर की कार्डियोसाइट्स के लिए, उनकी कुछ खास बातें क्लियर की। फ्रैंक स्टार्लिंग ने कहा, उन्होंने बताया कि प्री लोड अगर कम है, ईडीवी अगर कम है तो प्री लोड कम हो जाएगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर कम है तो प्री लोड कम है, और प्री लोड कम है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर प्री लोड ज्यादा हो जाए, मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, अगर थोड़ा सा ज्यादा हो तो उन्होंने कहा कि जो कार्डियक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि एक लिमिट तक ज़्यादा हो जाए, अगर उस लिमिट से भी ज़्यादा हो जाएगा ईडीवी तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, फ्रैंक स्टार्लिंग ने कहा। अब इसका मतलब क्या है? इन्होंने 3 कमेंट किए। एक तो ये सब क्यों हुआ मैं अभी और डिस्कस करूँगा। इन्होंने कहा कि अगर ईडीवी कम है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब 70 ml से कम रहेगा, और प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही बाहर नहीं जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो तो बढ़ जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लेकिन इन्होंने कहा, थर्ड पॉइंट इन्होंने जो कहा वो ध्यान करने लायक है, पॉइंट है पढ़ने लायक। इन्होंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा होगा ईडीवी तो दिक्कत है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये सब इन्होंने क्यों कहा? इनके अपने लॉ हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ उसको कहते हैं। मैं पूरी लॉ के बारे में बात करूंगा। इन्होंने प्रूव किया, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का सिंपल सा मैटर था कि अगर ईडीवी कम हो, अगर इन्होंने कहा कि अगर ईडीवी ज्यादा हो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा हो, तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ईडीवी
एक्सेस ज़्यादा हो, एक्सट्रीम लेवल से ज़्यादा हो, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इन्होंने कैसे कहा ये बताते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे कोई इलास्टिक है, इन्होंने प्रूव भी किया अपने फिजिक्स फार्मूलों से, लेकिन उन्होंने नॉर्मल लैंग्वेज में बताया कि जैसे कोई इलास्टिक है, उस इलास्टिक को हम जो कार्डियोसाइट्स हैं, जैसे हम लोग अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ही बनाएं, फिर से ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का इतना सा पार्ट अगर हम लोग अलग ले लें, इस पार्ट को हम लोग अलग उठा लेते हैं यहाँ, ये हम लोगों ने इसको कट कर दिया, सेक्शन से कट किया और सिर्फ इतनी मसल बाहर निकाल ली। ये तो हो गया बीच का स्पेस, ये चारों तरफ की मसल हो गई। तो हमारे हाथ में क्या आ गया, एक मैस्कुलर पीस। अब है क्या कि आप अगर इसको एक फिंगर से फंसाएं और यहां से एक फिंगर दूसरे से, तो ये एक इलास्टिक पीस जैसा आपके हाथ में होगा। ऐसा कुछ इमेजिन हो पा रहा है? तो ये एक इलास्टिक पीस जैसा आपके हाथ में होगा। अब है क्या कि जैसे रबर आप देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई पैंट का रबर है, पैंट में रबर होता है, पहले बचपन में होता था। तो उस रबर को उन्होंने कहा कि आप इस रबर को जितना ज़्यादा खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। उन्होंने पहली बात कही, ये सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि इसको जितना ज़्यादा आप प्रेशर देंगे उतने ही स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसे होता है। अब ये इसमें बायोलॉजी क्या है? इसमें बायोलॉजी ये थी कि ये जो मसल है, जो ये स्पेस है, जैसे ये स्पेस है बीच में, अभी ये ब्लैंक एरिया है, यहाँ पर ब्लड आता है, तो ये मसल जो है ये बाहर की तरफ प्रेस तब होती है। इसको बाहर की तरफ कौन प्रेस करता है कि ये प्रेस हो जाए बाहर की तरफ? डायलेशन टाइम में ध्यान देना बात पे, बिल्कुल अटेंशन प्लीज। जब डायलेशन ड्यूरेशन चल रहा होता है कार्डियक साइकिल में, तो ऐसा नहीं होता है कि जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, वो अपने आप को ओपन करके और एक बैग जैसा खुला हुआ रखे होते हैं। ये क्या होता है, इनकी बस स्ट्रेचबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है, वो रोक दिया जाता है। और ये फिर सिर्फ एक हल्की मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, ये सरेंडर हो जाते हैं और ये बिना किसी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर के ये अपने आप को वैसे ही रोक के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लेते हैं ये वेंट्रिकुलर चेंबर है, तो ये ओपन होकर, इतना बड़ा ओपन होकर मुंह खोल के बैठे रहे और इसमें ब्लड भर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये बस लूज हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल पावर नहीं, फोर्स नहीं जनरेट करते हैं कि बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके रखें कि ये लूज नहीं होंगे। ये डायस्टोलिक पीरियड की बात है, ये बिल्कुल अपने आप को लूज रखते हैं। अब है क्या कि जब लूज रखते हैं तो ऊपर से ब्लड आना शुरू होता है एट्रियम से, क्योंकि एट्रियम ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका फोर्स उस टाइम ज़्यादा हो रहा होता है, इसका फोर्स कम है, ये फोर्स नीचे से लगाते नहीं है, ये सिर्फ डायलेटेड रहते हैं, सिर्फ लूज हो जाते हैं ये मसल्स। अब ऊपर से जब फोर्स लगता है तो इस एरिया में ब्लड भरना शुरू होता है, तो जितना एरिया खाली होता है उसमें ब्लड भर जाता है। फिर ऊपर से एट्रियम फोर्स लगाता है तो वो वाला ब्लड भी नीचे प्रेस होता है, तो जितना ब्लड भरता चला जाता है उतना ज़्यादा ये ओपन होता चला जाता है, उतना ज़्यादा ये फैलता चला जाता है। कितने ड्यूरेशन में? डायस्टोलिक पीरियड में। तो समझना ये है कि यहां से जब एट्रियम, जैसे ये तो हो गया ऑर्टिक एरिया, ये तो हो गया ऑर्टिक, लेकिन यहां से एट्रियम फिल करेगा इसको,
ये जो एट्रियम है अपना ब्लड यहाँ पुश करते हैं, फिल करते हैं। अब ये जब फोर्स लगाते हैं तो ये लूज होते हैं, ये अपने आप को लूज कर देते हैं। जितना ब्लड नीचे आता चला जाएगा ये फैलते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा ब्लड आता चला जाएगा इनकी वॉल्स ओपन होती चली जाएगी। और ये ओपन कर कौन रहा है? ब्लड। अगर ब्लड ना आए तो ये सिर्फ लूज होकर अपने आप को लूज करके बैठे रह सकते हैं, लेकिन ये ओपन नहीं होते हैं। ये ओपन होते हैं ब्लड के प्रेशर से। और ये ब्लड कहां से आ रहा है? एट्रियम से। अब अगर नॉर्मली 70 ml तो स्ट्रोक वॉल्यूम है, लेकिन मान लेते हैं 120 ml जो टोटल यहां से आया, यहां से यहां 120 ml ब्लड आया, तब यहां से 70 ml निकलता है। 120 ml ब्लड आया तो जो ब्लड आएगा वो इन दोनों वॉल्स को पुश करके इसको डायलेट कर देते हैं और एट्रियम बिल्कुल डायलेटेड होकर, वेंट्रिकल पूरा डायलेट होकर बढ़िया यहाँ ब्लड फिल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डायस्टोलिक पीरियड खत्म होगा, मतलब जो लूज होने का टाइम खत्म होगा, तो इसको फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये मसल्स वैसे रिएक्ट करती हैं जैसे पूरे डायस्टोलिक पीरियड में किसी ने इधर से एक पिन फंसा के रखा था और इधर से एक पिन फंसा के रखा था और रोका हुआ था, और धीरे धीरे इनको ओपन किया गया था। इस रबर को, जैसे पैंट की रबर है, आप दोनों तरफ फिंगर फंसा कर उसको खींचते हैं, इलास्टिसिटी उसकी होती है। वैसे ही इस रबर को भी आप इलास्टिसिटी करके और इसको आप खींचते हैं, कुछ ऐसा होता है। अब इसको जब आप इसका इलास्टिक पावर, जो इसकी मैस्कुलर पावर में इलास्टिसिटी है, ये पूरे डायस्टोलिक फेज में कुछ ऐसा ही होता है कि इनको आप खींच के रखते हैं। लेकिन जब डायस्टोलिक पीरियड खत्म होता है तब कुछ ऐसा होता है कि यहां से आप जितना ज्यादा खींचते हैं, जितना ज्यादा आप खींचेंगे, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा ब्लड इस एरिया में भरता चला जाएगा ये ओपन होता चला जाएगा। अब जितना ज्यादा ब्लड भरेगा ये उतना ज्यादा ओपन होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, खींचा जाएगा। लेकिन जब डायस्टोलिक पीरियड खत्म होगा तो वो फेज ऐसा होता है कि इनको फिर कॉन्ट्रैक्ट होना है, इनको फिर से रिकॉयल होना है। अब वहां सडन ये मैटर होता है कि आपने पहले तो खींच के रखा, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि आपने अपनी फिंगर सडन हटा दी। अब रबर के साथ क्या होगा? बहुत ही फास्ट रिकॉयल करेगा। और रिकॉयलिंग प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि कितनी तेज रिकॉयल हो? ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा स्ट्रेच किया गया था। समझ में आ रही है बात? जैसे यहां पर 120 ml फिल किया गया तो इसका डायमीटर ये है। अगर यहीं पर सोचो 150 ml फिल किया जाता इसी ब्लड में तो ये मसल और ज्यादा स्ट्रेच होती, तो जब रिकॉयल होना होता तो और ज्यादा प्रेशर से रिकॉयल होता। समझ में आ रही बात? तो जितना ज्यादा रिकॉयल करेंगे उतना ज्यादा तेज स्ट्रेच हो, सॉरी जितना ज्यादा हम लोग स्ट्रेच करेंगे उतना फास्ट रिकॉयल होगा। पहली बात। अब इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो चैम्बर में तो प्रेशर, रिकॉइलिंग प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जो एट्रियम से आए वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल अगर ज्यादा स्ट्रेच करेगा तो जब सिस्टोलिक फेज आएगा तो प्रेशर ज्यादा तेज होगा। कौन सा? रिकॉइलिंग प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्योंकि यही तो प्रेशर है। जब ये रिकॉइल होगा
तो जो प्रेशर यहाँ से इन दोनों मसल्स से इस ब्लड के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो ऊपर आएगा, और जो प्रेशर ऊपर आता है ये ब्लड का प्रेशर होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसीलिए कहा जाता है कि जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो ब्लड का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड और ब्लड का वॉल्यूम डिपेंड करता है कार्डियक वॉल्यूम पे, कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है ब्लड के वॉल्यूम पे। तो ये बात को समझ में आई कि जितना ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी उतना फास्ट रिकॉइलिंग फैक्टर। दूसरी चीज इन्होंने एक चीज और बताई कि एक बात और है कि अगर लिमिट से ज्यादा इस रबर को खींचा जाए, जैसे लिमिट से ज्यादा ये कि जितना ब्लड आता है उससे भी ज्यादा अगर इसको खींचा जाए, जितना ब्लड इस एरिया में आता है, एक तो हुआ कि ब्लड के डिपेंडेंसी पर इसकी स्ट्रेचेबिलिटी, तो जब सिस्टोलिक फेज आता है तो एक फास्ट रिकॉइलिंग होता है और प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि ये भी एक लिमिट तक है। जैसे रबर का पैंट का रबर है तो उसको आप एक लिमिट तक खींचते हैं तो ठीक है, लेकिन सोचो आप उसको 1 मीटर तक खींच दें, 1.5 मीटर तक खींच दे, 2 मीटर तक खींच दे तो क्या होगा? इलास्टिसिटी कम हो जाएगी या हो सकता है टूट जाए। या जैसे मान लो, जैसे दूसरी बात ये कि जैसे मान लो आपने इसकी लिमिट मैक्सिमम है कि यहाँ तक आप इसको खींच सकते हैं, यहाँ तक, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ से एक पिन लगाया और इसको खींचकर यहाँ तक बांध दिया, यहाँ तक खींच के इसको यहाँ पंच किया और यहाँ से पिन खींचकर यहाँ पंच कर दिया, और इसको एक्स्ट्रा टाइम तक ऐसे ही पंच करके रखते हैं तो भी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। अब जब इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो भले ही वहाँ प्रेशर, वहाँ आपने इसको स्ट्रेच ज़्यादा किया है, लेकिन जब इलास्टिसिटी कम हो